बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जीन इंटरेक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था और जीन इंटरेक्शन की एक टाइप एपिस्टेसिस को समझा था। और एपिस्टेसिस का कंसेप्ट लेने के लिए हमने बम्बाई फिनोटाइप को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश की थी। और आज के इस लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में क्या डिफरेंस है, आज हम इसी डिफरेंस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डोमिनेंस का कांसेप्ट समझते हैं कि डोमिनेंस किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स हैं। अगर इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं और इस क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं अगर वो सेम हैं तो इन क्रोमोसोम्स को हम नाम देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर इस पर जीन जो सीड शेप का जीन है तो इधर भी सीड शेप का जीन होगा। अगर इधर सीड कलर का जीन है इधर भी सीड कलर का जीन होगा। अगर इधर प्लांट हाइट का जीन है तो इधर भी प्लांट हाइट का जीन होगा। तभी हमने इसको नाम दिया है होमोलोगस क्रोमोसोम का। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर सीड शेप का जीन है और यहां पे भी सीड शेप का जीन होगा और दोनों जीन्स की जो लोकेशन होगी वो भी सेम होगी, यानी ये सेम लोकस पर होंगे। लोकस कहते हैं जीन की पोजीशन को। अब फॉर एग्जांपल यहां पे सीड शेप का जीन है लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पे राउंड शेप का है और यहां पे जो जीन है वो भी सीड शेप का ही है लेकिन रिंकल्ड शेप का है। तो मुझे ये बताना है क्या जीन सेम है? तो जीन तो सर सेम है क्योंकि दोनों सीड शेप के ही हैं, लेकिन एक राउंड है और दूसरा रिंकल्ड है। तो ये जीन की ये जो दो फॉर्म्स हैं इसको हम सिंपली नाम देते हैं एलील्स का। तो यहां पे ये राउंड के लिए एलील है और यहां पे रिंकल्ड के लिए एलील है, जो मैंने यहां पे लिख लिया। कैपिटल आर राउंड शेप के लिए है जबकि स्मॉल आर रिंकल्ड शेप का एलील हमारे पास मौजूद है। अगर ये कंडीशन हो कि एक आपके पास कैपिटल आर हो और दूसरा आपके पास स्मॉल आर हो तो इस केस में मुझे यह बताना है कि सीड की जो शेप होगी वो कैसा होगा। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं और आप इस बात को जानते हैं कि कैपिटल आर डोमिनेट होता है और स्मॉल आर रिसेसिव होता है। तो इस वजह से इसकी जो सीड का जो शेप होगा वो होगा राउंड, क्योंकि स्मॉल आर रिसेसिव है और अपने आप को जाहिर नहीं करेगा। अब समझना है डोमिनेंस किसको कहते हैं। सेम जीन में जो दो एलील्स हैं इन एलील्स के दरमियान जो रिलेशन है इस रिलेशन को असल में हम सिंपली डोमिनेंस कहते हैं, जो मैंने यहां पे लिख भी दिया है। डोमिनेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम जीन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस मीन पोजीशन, यानी सेम लोकस पे। अब थोड़ा सा कंपेयर करना है एपिस्टेसिस से। एपिस्टेसिस किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम नंबर 19 है और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। अब सिंपली इस प्रीवियस लेक्चर में हमने बम्बाई फिनोटाइप में इसको डिटेल से डिस्कस किया था। अब मैं उसको डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जनरली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एपिस्टेसिस और डोमिनेंस में कंपैरिजन करना आ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे H जीन क्रोमोसोम नंबर 19 में मौजूद होता है और इस H जीन का काम यह होता है कि ये सरफेस पर एक सब्सटेंस बनाए जिसको हम सिंपली H सब्सटेंस कहते हैं। और H सब्सटेंस जरूरी है एंटीजन A और एंटीजन B को बनाने के लिए। क्लियर हो गया? अगर ये H जीन जो है वो ठीक है तो यहां पे सरफेस पर H सब्सटेंस बनेगा और यहां से कुछ एंजाइम्स बनेंगे और ये एंजाइम्स प्रोडक्ट को यहां पे ट्रांसफर करेंगे। जब यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो अब इस सारे को हम नाम देंगे कि इस केस में एंटीजन ए आपके पास बन गया। अब इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा क्योंकि अब एंटीजन ए है, क्योंकि जीनोटाइप ए वाला है। लेकिन इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, अगर ये वाला जो है वो रिसेसिव हो जाए, जब ये रिसेसिव होगा तो क्या ये H सब्सटेंस आपके पास बनेगा? H सब्सटेंस नहीं बनेगा। अगर ये खुद को एक्सप्रेस करता भी है
लेकिन यहां पे जो है वो एंटीजन ए नहीं बनेगी, तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, फिनोटिपिकली आपके पास ओ होगा, और जीनोटिपिकली इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए होगा। अब मुझे ये बताना है ये ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि इस जीन का और इस जीन का आपस में कोई इंटरेक्शन था। जब ये दोनों प्रॉपर काम करेंगे तो आपके पास ये एंटीजन ए भी बनेगी, एंटीजन ए बनेगी, और हम कहेंगे इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन इस जीन ने प्रॉपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस जीन ने भी अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं किया। क्लियर हो चुका है। इसको हमने सिंपली नाम दिया था प्रीवियस लेक्चर में एपिस्टेसिस का। अब समझना एपिस्टेसिस क्या है। एपिस्टेसिस कहते हैं दो डिफरेंट जीन के दरमियान इंटरेक्शन को जो डिफरेंट लोकस पर मौजूद हैं। ये इस क्रोमोसोम के इधर किसी लोकस पर मौजूद है, ये इस क्रोमोसोम के किसी दूसरे लोकस पर मौजूद होगा, तो इस इंटरेक्शन को कहते हैं एपिस्टेसिस। जबकि डोमिनेंस कहते हैं कि एक ही जीन के अंदर दो एलील्स के दरमियान रिलेशन, और एपिस्टेसिस कहते हैं टू डिफरेंट जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन को। क्लियर हो चुका है। और यही वाली बात मैंने यहां पे लिख भी दी है। एपिस्टेसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लोकाई, यानी ये डिफरेंट पोजीशन पर मौजूद है। अब जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है। इट इन्वॉल्व्स द सिंगल पेयर ऑफ एलील्स, यानी इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक ही पेयर में एलील्स के एक ही पेयर में हम रिलेशन देखते हैं। लेकिन इस कंडीशन में देखें इट इन्वॉल्व्स द टू पेयर ऑफ एलील्स, एक पेयर आपके पास ये है और एक पेयर आपके पास ये है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ जाते हैं। अ जीन सुप्रेसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन एलील, कि इस कंडीशन में अगर आप गौर से देखें तो इसमें जीन जो है ये वाला जो एलील जो है वो इसको फुली तौर पर स्मॉल आर को सुप्रेस कर देगा। लेकिन इस केस में जरा गौर से देखें कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन को सुप्रेस कर देता है और दूसरे जीन को फुली जो है वो फिनोटिपिकली जो है वो जाहिर नहीं होने देता। तो यहां पे मैंने पॉइंट लिख लिया, अ जीन सुप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन। इस केस में आप समझ चुके होंगे कि ये वाला जो जीन है ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को सुप्रेस कर देगा। क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ जाते हैं। ओनली द रिसेसिव एलील इज सुप्रेस्ड, इस केस में सिर्फ जो रिसेसिव एलील है वो आपके पास सुप्रेस होता है। और नेक्स्ट में देखें द इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू डोमिनेंट एलील, और इसकी जो शेप है जो फिनोटिपिकली ये जाहिर हुआ है ये किस वजह से हुआ है, डोमिनेंट एलील की वजह से हुआ है। अब इस तरफ एपिस्टेसिस की तरफ आप देखें, यहां पे मैंने दो पॉइंट्स लिख दिए हैं। इन दो पॉइंट्स आपको थोड़े से अजीब से लगेंगे क्योंकि ये कुछ नई बातें हैं, आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहां पे लानी है। It suppresses the effect of both dominant and recessive allele of another gene. मुझे पता है कि आपको इस लाइन की समझ नहीं है। अभी मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, इस एग्जांपल से आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस लाइन का मतलब यह है कि it suppresses the effect of both dominant and recessive allele of another gene, कि ये दूसरे जीन पे अगर एलील डोमिनेंट भी हैं तो उनको भी ये सुप्रेस कर सकता है। अगर दूसरे जीन पर रिसेसिव फॉर्म में भी एलील्स मौजूद हैं तो रिसेसिव फॉर्म को भी सुप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिख ली है, लेब्राडोर रिट्रीवर। ये डॉग की एक ब्रीड है, पॉपुलर ब्रीड है। इसके जो आपको तीन कलर्स मिलते हैं, इसके स्किन के कलर्स, एक आपको ब्लैक मिलेगा, एक आपको ब्राउन या चॉकलेट कलर में मिलेगा और एक आपको मिलेगा येलो। और इनके जो कलर्स हैं वो आपके पास आपको दो जीन्स डॉग के अंदर कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जीन की बात करते हैं, कैपिटल बी होगा तो इसका मतलब है कलर ब्लैक है, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो मतलब कलर ब्लैक है। अगर स्मॉल बी हो जाए तो कलर ब्राउन है, इसका मतलब है कैपिटल बी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स ये लिख लिए हैं, इनको आपने याद रखना है
फिर हम इसको, इस जीन को और इस जीन को आपस में कंपेयर करके रिजल्ट देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ताकि आपको इस लाइन की क्लियर समझ आ सके। कैपिटल ई का मतलब है कलर येलो नहीं होगा, फिलहाल आप ये याद रखें। कैपिटल ई और स्मॉल ई की अगर कंडीशन आ जाए फिर भी कलर येलो नहीं होगा। अगर स्मॉल ई और स्मॉल ई आ जाए तो फिर कलर होगा येलो। क्लियर है? ये तीन अगर ये पॉइंट्स अगर अभी अगर आपको याद हो चुके हैं तो अभी आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक जीन और ये जो दो जीन्स हैं अगर इस फॉर्म में हो कि कैपिटल बी और कैपिटल ई हो तो कलर आपके पास होगा ब्लैक। अगर ये कंडीशन हो कि एक कैपिटल बी हो दूसरा स्मॉल बी हो और कैपिटल ई हो तो कलर इसका भी होगा ब्लैक, क्योंकि कैपिटल बी जो है वो डोमिनेट है। और स्मॉल कैपिटल ई का मतलब है कि नॉट येलो, यानी येलो कलर का कोई रोल नहीं होगा। कैपिटल बी और कैपिटल ई और स्मॉल ई, यानी कैपिटल ई और स्मॉल ई का भी मतलब है कि कलर येलो नहीं होगा, और इस कंडीशन में इसका कलर होगा ब्लैक। लेकिन जरा सा गौर करना इस लास्ट एग्जांपल पे, कैपिटल बी और स्मॉल ई, इस कंडीशन में इसका कलर हो गया येलो। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी आपको करेगा। सर आपने ऊपर तो कहा कि इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, इधर आपने कहा कि येलो होना चाहिए, इवन के कैपिटल बी भी मौजूद है। मैंने यहां पे लिखा था कि स्मॉल ई जब भी आ जाएगा तो ये खुद को जाहिर कर देगा और कलर होगा येलो। तो इस कंडीशन में ये जो स्मॉल ई वो डोमिनेट हो जाता है और इसके अफेक्ट को कैपिटल बी के अफेक्ट को भी सुप्रेस कर देता है, और इस कंडीशन में जो डॉग होगा उसका जो कलर होगा वो येलो होगा। तो इस लाइन में आपने एक बात ये लिखी हुई थी कि जो रिसेसिव फॉर्म है वो भी सुप्रेस कर सकती है, इसी तरह जो डोमिनेंट फॉर्म है वो भी रिसेसिव फॉर्म को जो है वो सुप्रेस कर सकती है। ये जो लैब्राडोर रिट्रीवर की जो एग्जांपल है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां पे कंपेयर हमने करना था, इस वजह से थोड़ा सा मैंने यहां पे टच दे दिया है। अगर यहां पे आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिटेल से हम पनट स्क्वायर से समझेंगे। अब जी नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील कैन बिकम एपिस्टेटिक, कि डोमिनेंट एलील भी एपिस्टेटिक हो सकता है और रिसेसिव एलील भी एपिस्टेटिक हो सकता है। कैसे जी? इसकी एक एग्जांपल है स्वीट पी में अगर कैपिटल ए और स्मॉल बी होगा तो इसके जो फ्लावर का कलर होगा व्हाइट। अगर स्मॉल ए और कैपिटल बी होगा फिर भी कलर होगा फ्लावर का व्हाइट। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए कि एक इसमें से डोमिनेट हो और एक इसमें से डोमिनेट हो, फॉर एग्जांपल कम से कम एक डोमिनेट हो, कैपिटल है स्मॉल है और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें कंडीशन में इसका कलर जो होगा फ्लावर का कलर होगा वो पर्पल होगा। इधर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि इस केस में इसने ये रिसेसिव फॉर्म में है लेकिन यहां पे ये एपिस्टेटिक के तौर पर काम कर रहा है और ये हाइपोस्टेटिक है, यानी इसने इसके इफेक्ट को सुप्रेस कर दिया। लेकिन नीचे वाली एग्जांपल में देखें तो ये वाला रिसेसिव फॉर्म में ये अब एपिस्टेटिक है और ये हाइपोस्टेटिक है, क्योंकि इसने इसके इफेक्ट को सुप्रेस कर दिया। लेकिन इस केस में देखें कि यहां पे और यहां पे एक एलील जो है कम से कम डोमिनेंट है, तो इस केस में इसका कलर जो हो गया वो पर्पल हो गया। ये वाली एग्जांपल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ आपको इस लाइन को समझाने के लिए ये एग्जांपल थोड़ी सी टच दी है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दूंगा उसमें आपको ये वाली जो लाइंस लिखी हुई हैं इस बात की समझ आ जाए। क्या लिखा हुआ है जी? बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील बिकम एपिस्टेटिक, वो आपके पास एपिस्टेटिक के तौर पर काम आ सकते हैं। होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एपिस्टेसिस को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो है लैब्राडोर रिट्रीवर, और उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल स्वीट पी को डिटेल से डिस्कस करेंगे।